नमस्कार स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समुदाय की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। समुदाय क्या है, किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की एक बेसिक अवधारणाओं के अंतर्गत आता है। जैसे हम सब जानते हैं कि समुदाय क्या है, यानी कि कम्युनिटी एक सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार हम किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए हम एक समूह या समुदाय शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि कई समुदायों के बारे में हम एक आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द को प्रयोग में लेते हैं। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में ये अपनी एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है जिसका अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग अर्थ है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर या देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। गांव है तो उसका अपना एक निश्चित एरिया है, नगर है तो उसका अपना एक निश्चित एरिया है, तो इसके साथ मुख्य रूप से उसका एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। जैसे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि नगर अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होते हैं। यहाँ व्यक्तियों का एक समूह है, यानी कि सामान्यतः स्थायी रूप से निवासरत होता है। समुदाय में जो व्यक्ति रहते हैं उनका एक निश्चित समूह है, समुदाय जगह पर रहते हैं। यहाँ व्यक्तियों का सामान्यतः एक स्थायी रूप से निवास होता है और कोई भी गांव, प्रांत या देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के अंतर्गत करते हैं। तो इसलिए समुदाय के व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आत्मनिर्भर पाए जाते हैं। अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, कस्बा या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, परंतु समुदाय में तो केवल व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन में सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होती हैं, इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा जाता है। और ये एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। क्योंकि समुदाय को व्यक्ति अपने प्रयासों से विकसित, यानी जानबूझकर विकसित नहीं करता है, बल्कि समुदाय अपने आप में विकसित होता है। एक समुदाय के लोगों को एक दूसरे के निकट रहने, सामान्य जीवन में भागीदारी होने के कारण उनमें एक हम की भावना पाई जाती है। क्योंकि समुदाय एक जैसे गांव है, गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो एक समुदाय का वो हिस्सा है, तो उनमें एक अपने कि ये मेरे गांव का व्यक्ति है, तो उनमें एक हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग पाई जाती है, जिसे हम सामुदायिक भावनाएं, कम्युनिटी फीलिंग भी कहते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। समुदाय का अर्थ है कि जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों और जीवन के किन्हीं एक या दो बातों में से कहीं नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर संबद्ध हो, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ है, समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग से सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया जाता है। जब किसी समूह, चाहे छोटा हो या बड़ा, के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों कि उनका ऐसा रहना किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं बल्कि उनमें सामान्य जीवन की आधारभूत बातों को समुदाय के नाम से जाना जाता है। यदि समुदाय को हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो ये कम्युनिटी, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है कम्युनिटी, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम, दूसरा म्यूनिस। कम शब्द का अर्थ है टुगेदर, यानी कि एक साथ, और म्यूनिस शब्द का अर्थ है शेयरिंग, यानी कि सेवा करना। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से जो एक निश्चित भूभाग में साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठा रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है, तो इसे हम समुदाय कहते हैं। अब हम जानेंगे समुदाय की परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इनको परिभाषित किया है, तो हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर जानेंगे।
सबसे पहले प्रोफेसर डेविस ने कहा कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इन्होंने समुदाय के लिए 3 बातों का मुख्य रूप से मानना है कि व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश। इसी प्रकार प्रोफेसर गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय एक से सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के एक समूह का बोध होता है जिसमें सब प्रकार के असीमित विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उसे सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बोगार्ड्स ने कहा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा में हम तक की भावना पाई जाती है। इसी प्रकार ओगबर्न और निमकोफ ने कहा कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इसी प्रकार मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार से रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समुदाय को समुदाय कहा जाता है। इसी प्रकार मैकाइवर पेज ने अन्य कहा कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार जब हम इन सभी परिभाषाओं की विवेचना करते हैं, उनका स्पष्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब हम जानेंगे समुदाय के आधारभूत या आवश्यक तत्व या विशेषताएं। इसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता आती है समुदाय व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि व्यक्तियों के जब व्यक्ति होंगे तभी तो समुदाय बनेगा। तो किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह सबसे प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी समुदाय की भावना की कल्पना। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि प्राथमिक आधार है। दूसरी विशेषता आती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि निश्चित भूभाग। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी गांव, नगर, राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इसमें जब प्रत्येक का अपना अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है और वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर तीसरी विशेषता आती है सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना के नाम से भी जानते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं और ये समुदाय हमारा है, ये अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, हम सब दृढ़ता से एक सूत्र में बंधे हुए हैं आदि है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदायों के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में ये सामुदायिक भावना नहीं पनपती तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। और जब कुछ लोग लंबे समय से इकट्ठे और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामुदायिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं, तो इस प्रकार इसे हम की भावना या सामुदायिक भावना कहते हैं। इसके बाद में आता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विश्वास, उत्सव, संस्कार आदि पाए जाते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता को उत्पन्न करते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यही उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं
के का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इस प्रकार समुदाय के सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। फिर आता है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों में, जनजातीय समुदायों में, छोटे समुदायों में पाई जाती है। वर्तमान समय में बड़े समुदायों में ही नहीं, आज तो छोटे समुदायों जैसे ग्राम तक में नगरीय समुदायों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार से फिर आता है व्यापक उद्देश्य या बहुत कुछ सामान्य उद्देश्य। तो समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं। समुदाय का विकास किसी एक या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है बल्कि व्यापक उद्देश्यों को लेकर के स्वतः ही समुदाय का विकास होता है। ये तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संस्थाएं समाहित होते हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देते हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक है कि ये किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों एवं समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। नियमों की एक सामान्य व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को ही समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना है। समुदाय में नियमों की प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था होती है जिससे उसके सदस्य प्रभावित व नियंत्रित होते हैं, क्योंकि सामान्य नियमों के माध्यम से ही सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समय समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे ग्राम समुदाय, जनजातीय समुदाय में विशेषतः पाया जाता है। यहाँ अनौपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद में आता है समुदाय का अपना एक विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना के जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। इसी प्रकार आता है समानताओं का क्षेत्र, यानी प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये समानताएं प्रथाओं, रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाज और उत्सव मनाने के अनोखे ढंगों में पाई जाती हैं। सब समानताओं में प्रधानता होती हैं और समुदाय की अपनी अलग अलग भाषा व विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद में आता है स्थायित्व। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के में स्थायी रूप से निवास रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे कि भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोशी झुंड को हम समुदाय नहीं माना जाता, क्योंकि इनके साथ इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। हम स्पष्टतः ये कह सकते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है, इसका कारण समुदाय के साथ स्थायित्व का जुड़ा हुआ होना है। इसके बाद में आती है लास्ट और अंतिम विशेषता, मूर्तता। कि समुदाय की एक विशेषता इसकी मूर्तता है, क्योंकि ये एक जन समूह की ओर संकेत करता है जिसके अवलोकित किया जा सकता है। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह कि निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो हम नहीं देख सकते, परंतु मनुष्यों के रूप में इसको हम अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।